हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए अभिसारी और अपसारी चिंतन पर एनालिसिस लेकर आया हूं। और हाँ, इस टॉपिक से हर साल सीटेट में 4 से 5 नंबर पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी एवं अभिसारी चिंतन क्या है। ठीक है, अपसारी एवं अभिसारी चिंतन से संबंधित विचार गिलफोर्ड ने सन 1956 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ठीक है, कब प्रस्तुत किया था? 1956 में। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? तो गिलफोर्ड महोदय ने। ठीक है, गिलफोर्ड महोदय ने 1956 ईस्वी में अपसारी और अभिसारी चिंतन को संबोधित किया था। ठीक है, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या है डाइवर्जेंट थिंकिंग? इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वे व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति, क्या बोल रहा है, अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। क्या करता है? एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। आप इसको ध्यान से देखिए, एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के चिंतन को क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन कहते हैं। इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक भी बता रहा हूं। यहां पे देखिए, अप मतलब क्या होता है? ऊपर। क्या होता है? ऊपर होता है, मतलब ऊपर सोचने वाला, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला। ठीक है, अप मतलब क्या होगा? ऊपर। अभी मतलब इसको समझिए कि अभी से नीचे, अभिसारी। ये एक ट्रिक है, कोई इसका जेन्युइन थ्योरी नहीं है कि अप मतलब ऊपर आप सोचिए। ठीक है, मैं एक ट्रिक दे रहा हूं कि अप आए तो अपसारी हो जाएगा, इसको आप अभिसारी चिंतन। क्योंकि बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि अपसारी होगा कि अभिसारी होगा। अपसारी मतलब क्या होता है? ऊपर सोचने वाला, जिसका हल अधिक हो, जिस समस्या का हल अधिक हो, उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक से अधिक क्या हो, हल प्रस्तुत हो, उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अपसारी चिंतन पर हम उदाहरण देखते हैं। जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे पंख लगे होते तो तुम क्या करते? अगर तुम्हारे पास पंख होते तो तुम क्या करते? ठीक है, इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है, अतः ऐसे स्थिति में बालक इसके बारे में कल्पना करेगा और फिर अपना विचार कुछ इस तरह प्रस्तुत करेगा। ठीक है, एक बच्चा क्या बोल रहा है, दूसरे बच्चे का जवाब देखते हैं। क्या बोल रहा है? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वह विदेश पढ़ने चला गया है। ठीक है, अगर मेरे पंख होते, जब भी मेरा मन होता मैं उससे मिलने चला जाता। इसका कहना क्या है? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो विदेश पढ़ने चला गया, अगर मेरे पास पंख होते और जब भी मेरा मन करता तो मैं उससे मिलने चला जाता। ठीक है, तो एक बच्चा का ये जवाब मिल गया। तीसरा बच्चा क्या जवाब दे रहा है? अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में पक्षियों के साथ उड़ने की रेस लगाता। ठीक है, तीसरा बच्चा का जवाब है कि मेरे पास पंख होता तो मैं पक्षियों से क्या करता? रेस लगाता। ठीक है, अतः यहाँ पर बालक ने अपसारी चिंतन का प्रयोग कर के प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है, ये सभी उत्तर जो है क्या है? अपसारी चिंतन का उत्तर है। सबका जवाब अलग अलग है, किसी का जवाब मिल नहीं रहा है, सबका जवाब क्या है? अलग अलग सबका जवाब है। ठीक है, तो ये सभी अपसारी चिंतन के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपसारी चिंतन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। क्या देखते हैं? महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है?
इसके द्वारा खोजा गया समाधान क्या होता है? मुक्त अंत यानी ओपन इंडेड वाला होता है। ठीक है, क्या होता है? ओपन इंडेड वाला होता है। ठीक है, मुक्त अंत यानी आपको जाओ मैं मुक्त कर दिया यानी आजाद कर दिया, उसका वो जहां चाहेगा वहां चला जाएगा, उसको मन होगा पटना जाने का पटना चला जाएगा, मन होगा दिल्ली जाने का दिल्ली चला जाएगा, वो आजाद हो गया। उसी तरह मुक्त अंत का मतलब हुआ सबका जवाब अलग अलग है, किसी का कुछ जवाब है, किसी का कुछ जवाब है। कोई बोल रहा है कि मैं पंख होता तो मैं उड़ के क्लास जाता। ठीक है, कोई बोलता मेरे पास पंख होते तो मैं नानी के घर उड़ के जब मन हो तब चला जाता, अंकल के घर चला जाता, उड़ता, दिन भर उड़ते रहता। सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना जवाब है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न या ओपन इंडेड प्रश्न। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये डायरेक्ट सीटेड में पूछता है कि क्वेश्चन दे देगा वैसा ही कि अगर तुम्हारे पास पंख होंगे तो तुम क्या करोगे, तो पूछ लेगा कि कौन सा चिंतन के अंतर्गत आता है। अब सारी चिंतन दे देगा या ओपन इंडेड दे देगा, अभी सारी चिंतन 4 ऑप्शन देगा, आपको उस ऑप्शन में से खोज के मारना होता है। ठीक है, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें किसका बढ़ावा दिया जाता है? क्रिएटिविटी का बढ़ावा मिलता है। ठीक है, सृजनात्मकता का बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल होते हैं। देखिए यहाँ पे एक से अधिक हल के बारे में बात किया जा रहा है। इसका एक ही हल नहीं होता, इसका एक से अधिक हल होता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में आप देखें, सब बच्चा का अपना अपना आंसर है। ठीक है, यह रूढ़िवादी नहीं है, अर्थात किसी एक बिंदु पर केंद्रित होकर उसका समर्थन नहीं करता, बल्कि उसका पूरा अवलोकन करके एक से अधिक नतीजे प्रस्तुत करता है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण में देखे हैं, इसमें क्या है? इसमें लचीलापन है। इसमें क्या है? इसमें लचीलापन है। ये कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। बच्चा कल्पना करने लगता है, जब भी पूछ दीजिएगा तो कल्पना करने लगेगा। आप पूछ दीजिएगा कि अगर दिन नहीं होता तो क्या होता, तो बच्चा कल्पना करने लगता और सोचता कि क्या होगा। बच्चा बोलेगा दिन नहीं होगा तो पेड़ पौधे मर जाएंगे, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे मर जाएंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम भी मर जाएंगे। किसी बच्चा का दूसरा जवाब होता कि दिन नहीं होते तो मैं स्कूल नहीं जा पाता, पापा काम पे नहीं जा पाते। सबका अपना अपना जवाब होगा। तो ये क्या है? मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप समझ गए? ये एक प्रकार का पार्श्व चिंतन है। क्या है? पार्श्व चिंतन है। ठीक है, अतः जिस चिंतन में उपरोक्त गुण दिखाई दे वो क्या है? अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अभिसारी चिंतन। क्या आता है? अभिसारी चिंतन, जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। कहाँ होता है? एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। ठीक है, तथा समस्या का एक ही हल होता है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, अपने जहन में रख लीजिए कि अपसारी चिंतन में जो समस्या होगा उसका हल एक ही होगा। ठीक है, एक ही हल होता है। समस्या का कितना हल होता है? एक ही हल होता है। उदाहरण के तौर पे जब शिक्षक बालक से प्रश्न करता है कि बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बालक उत्तर देता है कि लखनऊ। तो आप बताइए, दूसरा बालक गोरखपुर तो नहीं ना बताएगा, वो भी लखनऊ ही बताएगा। क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सभी के सभी क्या बताएंगे? वो सभी के सभी लखनऊ ही बताएंगे। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा सीटेट, तो आप बताइए जो एग्जाम होगा वो किस चिंतन के अंतर्गत आएगा? तो अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसका हल एक ही होगा। ठीक है, उसका आंसर एक ही होगा, उसका आंसर सभी नहीं होंगे। इसीलिए ये बहुत ही शुद्ध माना जाता है। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? बहुत ही शुद्ध होता है और सटीक होता है, और इसका जवाब एक ही होता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर एक ही बिंदु पे केंद्रित है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, कोई और नहीं। ठीक है, अतः
यहाँ पर बालक अपसारी चिंतन का प्रयोग कर के प्रश्नों का उत्तर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिसारी चिंतन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए। ठीक है, इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत यानी क्लोज इंडेड होता है। क्या होता है? क्लोज इंडेड होता है। ठीक है, ये बुद्धि को बढ़ावा देता है या बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि का बढ़ावा मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका सटीक आंसर दे रहे हैं, तो यानी कि आपको वह चीज मालूम है तभी आप उसका सटीक आंसर दे रहे हैं। लेकिन अपसारी चिंतन में आप पूछिएगा तो उसका कोई सटीक आंसर नहीं होगा, सबका अलग अलग आंसर आता है। ठीक है, इसमें गति होता है। ठीक है, अर्थात इसके द्वारा शीघ्र समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? शीघ्र समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा खोजा गया समाधान अधिक शुद्ध होता है। यही बात आपको बता रहा था, इससे जो समाधान खोजा जाता है वो अधिक शुद्ध होता है। जैसे हमने पूछा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपने बताया लखनऊ। दूसरा आंसर तो नहीं बताएगा, आप सभी बच्चा से पूछिएगा, सभी बच्चा का जवाब एक ही होगा, लखनऊ होगा। ठीक है, यह तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, ये ज्यादा प्रतिष्ठित होता है, ये एक रैखिक चिंतन है। क्या है? रैखिक चिंतन है। अतः जिस चिंतन में उपरोक्त गुण दिखाई दे वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिसारी और अपसारी चिंतन में आप अंतर को अब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या देखना है हमें अभी? अभिसारी तथा अपसारी चिंतन में अंतर। ठीक है, देखते हैं। अपसारी चिंतन खोज, आविष्कार तथा मौलिकता को जन्म देता है। ठीक है, अभिसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है, यह खोज का अवसर प्रदान नहीं करती। ठीक है, इस प्रकार के चिंतन में बालक सृजनशील बनते हैं। इस प्रकार के चिंतन में बालक रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, अपसारी चिंतन से बालक के कल्पना शक्ति और बुद्धि का विकास होता है। अभिसारी चिंतन से बालक के कल्पना शक्ति कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अपसारी चिंतन के फलस्वरूप किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकलता है। इस प्रकार के चिंतन से किसी भी समस्या का केवल और केवल एक ही हल निकलता है। ठीक है, इस प्रकार के चिंतन किसी निश्चित तथ्यों पर आधारित नहीं होता है। अभिसारी चिंतन एक निश्चित तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, अपसारी चिंतन से एक ही समस्या का हल अलग अलग विधि द्वारा निकाला जा सकता है। अभिसारी चिंतन से किसी समस्या का हल सिर्फ ज्ञात विधि, किससे? ज्ञात विधि द्वारा ही निकाला जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के चिंतन के द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। ठीक है, अपसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता, यह किसी समस्या का पूरा अवलोकन करने के बाद नतीजा प्रदान करता है। अभिसारी चिंतन सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। ठीक है, अपसारी चिंतन द्वारा किसी समस्या के समाधान में अधिक समय लगता है। ठीक है, अपसारी चिंतन में क्या होता है? किसी भी समस्या का समाधान में अधिक समय लगता है। अभिसारी चिंतन द्वारा किसी समस्या का समाधान जल्द निकल जाता है। ठीक है, अपसारी चिंतन का हल सटीक नहीं होता, अभिसारी चिंतन का हल शुद्ध और सटीक होता है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।